हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिश्रु एजुकेशन। तो पिछले पार्ट में हमने ये जाना कि कैसे नए टैक्सेशन रूल्स और ब्रेड की शॉर्टेज बना फ्रेंच रेवोल्यूशन आउटब्रेक का पहला रीजन। आइए जानते हैं दूसरा रीजन। फ्रांस की पॉपुलेशन 1750 में 23 मिलियन थी, जो कि बढ़ के 1789 में 28 मिलियन हो गई थी। इस वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ रही थी, बट क्रॉप प्रोडक्शन डिमांड को टाइमली पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से फूड ग्रेन्स की प्राइसेस भी बढ़ने लगी। ज्यादातर वर्कर फ्रांस में लेबर की तरह काम किया करते थे, जिनको एक फिक्स वेज मिला करता था। अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि फूड ग्रेन की प्राइसेस तो बढ़ रही थी, लेकिन लेबर की वेजेस नहीं बढ़ पा रहे थे। और जब कभी हेलस्टॉर्म या ड्रॉट आ जाता था तो सिचुएशन और भी बुरी हो जाती थी। इसी वजह से फ्रांस में लोग सबसिस्टेंस क्राइसिस में चले गए थे। सबसिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन है जब आपका नॉर्मल लाइवलीहुड डेंजर में आ जाता है। इसी बीच थर्ड एस्टेट में एक नई कैटेगरी देखने को मिली, जिसको हमने मिडिल क्लास कहा। मिडिल क्लास में लॉयर्स, टीचर्स और वो मर्चेंट आते थे जिन्होंने अपना बिजनेस एक्सपैंड करके पैसा कमाया था। जितने भी एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, उनका यह मानना था कि किसी को भी प्रिविलेजेस बाय बर्थ नहीं मिलने चाहिए। इनफैक्ट प्रिविलेजेस मेरिट और एजुकेशन पे बेस पे होने चाहिए। इसी टाइम पे दो बड़े फिलोसफर्स जॉन लॉकी और जीन जैक रोज़वेक इमर्ज होके आए, जिन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जहां पर फ्रीडम हो और सबके लिए इक्वल राइट्स हो। फिर मॉन्टेस्क नाम के एक व्यक्ति ने यह प्रपोजल दिया कि गवर्नमेंट की पावर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइडेड होनी चाहिए, जो कि इंडियन डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये सारे आइडियाज हर जगह पर डिस्कस हो रहे थे। बार्बर शॉप्स में, कॉफी शॉप्स में, हर जगह ये बातें फैल रही थी कि हमें फ्रीडम और इक्वल राइट्स चाहिए। तो लगातार सबसिस्टेंस क्राइसिस और एजुकेटेड मिडिल क्लास का फ्रीडम मांगना ही बना फ्रेंच रेवोल्यूशन आउटब्रेक का दूसरा बड़ा रीजन। तो अब जानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान कंट्री में क्या क्या इवेंट्स हुए और उन इवेंट्स के इफेक्ट क्या थे। तो बेस्टाइल जेल के अटैक के बाद गांव में ये रूमर फैल गया था कि किंग ने कुछ लोगों को हायर किया है राइस क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसी वजह से डरे हुए और गुस्साए हुए लोगों ने अपनी क्रॉप प्रोडक्शन बंद कर दी और उसके बाद उन लोगों ने नोबल मैन के घरों पर अटैक कर दिया। वहां पर रखा हुआ सारा ग्रेन लूट लिया और खुद पर लगे हुए लोन के डॉक्यूमेंट्स को जला दिया। बहुत सारे नोबल मैन वहां से जान बचाकर भागे और कुछ तो अपनी कंट्री भी छोड़कर चले गए। चारों तरफ सिर्फ केओस का माहौल था और किंग के खिलाफ हर जगह रिवोल्ट हो रहे थे। इतना रिवोल्ट और केओस की वजह से किंग ने 4 अगस्त 1789 को फाइनली उस कॉन्स्टिट्यूशन पे अपने साइन कर दिए जो मिराबो और अबेसियस ने बनाया था, जिसको नेशनल असेंबली कहा गया। और इस वजह से किंग की कुछ पावर्स भी चली गई। नेशनल असेंबली के एक्सेप्ट होते ही फ्रांस में कुछ इमीडिएट चेंजेस आए, जैसे कि फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया गया, यानी कि अपने से ऊपर के स्टेट के लिए जबरदस्ती काम करना। सेकंड, क्लर्जी के मेंबर्स को अपने प्रिविलेजेस गिव अप करने पड़े। टीथिस नाम का जो टैक्स था उसको खत्म कर दिया गया और क्लर्जी के पास जो फार्मर्स की लैंड थी वो उन्हें वापस कर दी गई। इसी तरीके से नेशनल असेंबली ने 2 बिलियन लिवर के एसेट्स एक्वायर किए और फ्रांस पर लगे लोन को खत्म किया। 1791 में फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था। फ्रांस अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में सारी पावर्स किंग के हाथ में नहीं होती है। इनफैक्ट पावर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइडेड होती है, जिसका आइडिया मॉन्टेस्क ने दिया था। तो आइए अब जानते हैं कि नेशनल असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता था। तो नए कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रांस की पॉपुलेशन को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया था। पहला कंपोनेंट था एक्टिव सिटीजन और दूसरा कंपोनेंट था पैसिव सिटीजन।
एक्टिव सिटीजन 25 ईयर्स के ऊपर के मेल थे जो कि 3 दिन के वेजेस के जितना टैक्स दिया करते थे। बाकी बचे हुए सिटीजन सब पैसिव सिटीजन काउंट होते थे, यानी कि फीमेल और 25 की एज से कम वाले मेल। वोटिंग के राइट्स सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स के पास ही थे। नेशनल असेंबली में पावर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड थी: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। फ्रांस की 28 मिलियन पॉपुलेशन में से ऑलमोस्ट 4 मिलियन पॉपुलेशन एक्टिव सिटीजन थे। ये एक्टिव सिटीजन वोटिंग के थ्रू 50,000 मैन इलेक्ट करते थे। ये 50,000 मैन आगे 745 मेंबर्स नेशनल असेंबली के लिए सेलेक्ट करते थे। लेकिन एक्टिव सिटीजन में हर कोई इलेक्टर्स नहीं बन सकता था। इलेक्टर बनने के लिए सोसाइटी के हाईएस्ट टैक्स पेइंग ब्रैकेट में आना जरूरी था, तभी जाके वो इलेक्टर्स के लिए क्वालिफाई होते थे। लेजिस्लेचर के 745 मेंबर्स का काम था पॉपुलेशन के लिए लॉज और रूल्स प्रिपेयर करना। इन लॉज और रूल्स को लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव करती थी, जिसमें किंग और किंग के मिनिस्टर्स आते थे। लेजिस्लेचर किंग के और किंग के मिनिस्टर्स की पावर पे भी कंट्रोल रखती थी। फिर आती है जुडिशरी। जुडिशरी का काम ये था कि वो इंश्योर करे कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो प्रॉपरली फॉलो हो, और जो लोग उनको फॉलो नहीं करते उनको पनिशमेंट दी जाए। जुडिशरी में जो जज थे वो डायरेक्टली एक्टिव सिटीजन की वोटिंग से ही सेलेक्ट होते थे। हालांकि नेशनल असेंबली के लोग किंग और उसके मिनिस्टर्स की पावर पर कंट्रोल रखते थे, बट स्टिल किंग के पास एक वीटो पावर थी जिसको वो एक्सट्रीम कंडीशंस में यूज कर सकता था। तो इस तरीके से फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क काम करता था, जो कि नेशनल असेंबली ने बनाया था। तो दोस्तों, इस पार्ट में केवल इतना ही। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि क्या नेशनल असेंबली ने एफिशिएंटली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को कंटिन्यू रखा या नहीं। टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभिश्रु एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट नेक्स्ट पार्ट आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।